हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 10 संडे को जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से लिए हैं। एक आर्टिकल आज हमने इंडियन एक्सप्रेस का लिया है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही आई थी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में। तो बाकी आर्टिकल हमारे द हिंदू से हैं, 3 आर्टिकल हैं। G20 के कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया है। G20 जो कि इंडिया में होस्ट हुआ है कल और आज 2 दिन के लिए G20 समिट होस्ट किया जा रहा है। उसके क्या क्या रिजल्ट आए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए हैं, इस पे बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे हम मेंस का, और एक इंडिया टू यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लॉस हैं। और एक आर्टिकल जिसमें लॉबिंग के बारे में बात करेंगे जो GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको बतानी थी कि जैसे G20 हो रहा है तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों को कहा जा रहा है, जो लोग सड़क पे सो रहे हैं, कि आप लोग चले जाइए, 2 दिन बाद आइएगा। बताइए, जिस देश में 4200 करोड़ रुपए सिर्फ G20 समिट को करने में खर्चा किए जा रहे हों, वहाँ दो मतलब दिन के लिए लोगों के रहने का व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो लोग रोड पे सो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत चिंता का विषय है। ये आपको दुखी होने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ आप अपने ऐसे के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। एज अ पैराडॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया में इतना खर्चा किया जा रहा है G20 को लेके, लेकिन वहीं बहुत सारे गरीब लोग अभी भी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रीवेशन में जी रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो ये चीज़ आप जो है बिल्कुल कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मेंस में जो भी इंट्रोडक्शन है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है, इज़ द G20 अ सक्सेस फॉर ग्लोबल कॉपरेशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, और आपके जितने भी आर्टिकल हिंदू में आए हैं वो सारे यहाँ पर कवर कर लूँगा मैं, जो भी G20 के रिजल्ट्स रहे हैं। ये आर्टिकल आपको GS2 इंटरनेशनल रिलेशन मेंस में आ सकता है अगले साल, और साथ में प्रीलिम्स में इसमें जो इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। अब G20 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो G20 इंडिया ने होस्ट किया है, कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को जो है ये कंप्लीट होगा। 9 तारीख को हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा G20 के जो रिज़ल्ट्स हैं। अभी बात करेंगे, G20 सिर्फ 1-2 दिन का समिट नहीं था, पूरे 1 साल तक इंडिया ने G20 को अलग अलग सिटीज़ में लेके गया है। लगभग 60 ऐसी सिटीज़ हैं जहां पर अलग अलग मुद्दों पे एंगेजमेंट की गई है G20 कंट्रीज़ के अलग अलग मिनिस्टर लेवल पर। ठीक है, तो बहुत बड़ा समिट हुआ है, बहुत ही हाई अलग ग्लोबल लेवल पर इंडिया ने अपने आप को बेसिकली क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है इस समिट के द्वारा। अब बात करेंगे, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट की है इसमें, साथ में लॉजिस्टिकल कैपिटल भी, और इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिकली भी काफ़ी इन्वेस्टेड है। अगर इकोनॉमिक की बात करें कितना बड़ा और हाई लेवल पर हुआ है ये, तो जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में 600 करोड़ रुपए जो है इसको होस्ट करने के लिए खर्चा किए गए थे। वहीं इंडिया की बात करें तो 4200 करोड़, लगभग 7 गुना। समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा हाई लेवल पर ये इंडिया ने कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इसमें इन्वेस्टेड है इंडिया, है ना। पॉलिटिकली इन्वेस्टेड है, लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली। वैसे तो अगर G20 की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिकली जियो इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स अभी इस वक्त इतनी ज़्यादा बदल रही है और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि कहीं ना कहीं G20 पे जियो पॉलिटिक्स का भी साया जो है छाया हुआ था। बात करेंगे उसकी भी, क्योंकि डिक्लेरेशन में जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, जो फाइनल स्टेटमेंट आता है जब भी कोई सबमिट होता है, उसमें कंसेंसस बनाना बहुत कठिन हो गया था। उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो G20 के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी बात करेंगे। क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, सारे कवर करेंगे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कंसेंसस इन अ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। कंसेंसस का मतलब है आम सहमति बनना। तो जब भी कोई सबमिट होता है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ होता है, सारे लीडर उसकी जो लैंग्वेज होती है उस पर अपनी सहमति देते हैं।
लेकिन ये सहमति जो है इतना आसान नहीं है इस वक्त पे। क्यों नहीं है इस वक्त पे? तो 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसके कारण पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत अस्थिरता छाई हुई है। उसके बाद इंडो पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पर भी जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जो है रोल अदा कर रही है चाइना की असर्टिवनेस के कारण। और तीसरा इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। तो इसके बैकड्रॉप में इंडोनेशिया का जो पिछला जहाँ पर सबमिट हुआ था वहाँ पर क्या हो गया था, जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं हुआ था क्योंकि आम सहमति नहीं बनी थी। रशिया और चाइना जो है एक पोल थे और दूसरा वेस्टर्न अलायंस एक पोल थे। ये लोग रशिया और चाइना पे काफ़ी दबाव बना रहे थे और यही एक जगह थी जहाँ पर पूरा वेस्टर्न जो है क्या कर रहा था, रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और सारे लोगों का कॉपरेशन चाहता था। इसके कारण G20 समिट में क्या हुआ था, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया था। इवन दुनिया में बहुत सारे ऐसे समिट हो रहे हैं जिसमें आसियान में अलग इश्यूज चल रहे हैं, म्यांमार और बाकी 9 कंट्रीज़ के बीच में। तो पूरे वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है इस वक्त पे। तो उस बैकड्रॉप में अगर इंडिया ने एक आम सहमति बना दी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके लिए, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं 15-20 घंटे तक लगातार जो है डिस्कशन करते रहे, सारी कंट्रीज़ को मनाते रहे। जो लैंग्वेज है जॉइंट डिक्लेरेशन की उस पे कौन कौन सी कंट्रीज़ लगातार इसमें एंगेज की है, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में अगले 2 समिट होने वाले हैं और ये तीनों ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है प्री में, अगले जो 2 कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग है या फिर वो ब्रिक्स का पार्ट है या फिर ऑल, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों डिप्लोमेट्स लगातार एंगेजमेंट करते रहे और इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं। आप ईरान के डिप्लोमेट्स को बस छोड़ दीजिए, इनके अलावा अगर कोई ऐसे डिप्लोमेट हैं जो बिना किसी नेगोशिएटिंग पावर के भी कुछ अचीव कर सकते हैं तो वो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं। और इंडिया बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है क्या, नेगोशिएशन ही है और नेगोशिएशन गिव एंड टेक का है। ठीक है, तो अगर इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज़ से ये जॉइंट डिक्लेरेशन पे तैयार हुए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके बदले में दिया होगा बार्गेनिंग चिप के तौर पे। अब हम पता चलेगा क्या है। एक और जो मेन चीज़ है वो है ब्रिक्स का जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसका इंडिया ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया ने क्या कहा कि जब ब्रिक्स जैसी कंट्री है जिसमें कोई बेसिकली क्या है, कन्वर्जेंस बहुत कम है, बैकग्राउंड भी नहीं है एक दूसरी कंट्री का, कोई कम्युनिस्ट है कोई डेमोक्रेटिक है, तो उस बैकड्रॉप में भी अगर ब्रिक्स जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल सकता है अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी, तो G20 क्यों नहीं। ब्रिक्स बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और ब्रिक्स में अभी एक्सपांशन हुआ है। तो बेसिकली इंडिया ने कहा कि अगर G20 का स्टेटमेंट नहीं निकलता है तो लोग यही समझेंगे कि ब्रिक्स जो है क्या करेगा, रिप्लेस करेगा G20 को और G20 का रेलेवेंस ख़त्म हो गया है। और उसका मेन कारण क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि ब्रिक्स में तो रशिया और चाइना दोनों हैं। डिफरेंसेस के बावजूद भी वहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट आया लेकिन यहाँ नहीं आया। तो ये किसके कारण नहीं आया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कारण। तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, वेस्टर्न कंट्रीज़ की। इंडिया ने क्लियर कर दिया था या तो कंसेंसस वाले डिक्लेरेशन होगा या तो कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, बीच का कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनली वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या होना पड़ा, इस बात पे मानना पड़ा। और कोई भी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का इस जॉइंट डिक्लेरेशन में। यही तभी सभी लोग माने हैं, वरना रशिया मानता नहीं, चाइना भी नहीं मानता। और रशिया और चाइना दोनों वैसे भी आए भी नहीं थे। रशिया के जो पुतिन हैं वो नहीं आए थे और चाइना के ची हैं वो भी नहीं आए थे। उसके बावजूद भी सब लोग तैयार हो गए क्योंकि इंडिया ने जो है फाइनली वेस्टर्न कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड लेके आ गया है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था G20 क्या हो गया है, G21 हो गया है। G21 कैसे हो गया है, अफ्रीकन यूनियन की जो है इसमें एंट्री हो गई है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। ठीक है, कैसे है, अब ये जो पावर है G21 में वो किसके तरफ बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस किधर टिल्ट हो रहा है, टिल्ट बैलेंस ऑफ पावर टुवर्ड्स 10 डेवलपिंग कंट्रीज़ अगेंस्ट पावर 11। G7 कंट्रीज़ है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, EU, रशिया और चाइना, ये 11 कंट्रीज़ हैं। बेसिकली इनके अगेंस्ट में जो बची हुई कंट्रीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़,
उनके तरफ ऑफ बैलेंस ऑफ पावर जो है शिफ्ट हो रहा है। तो इंडिया के लिए बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद रहा ये एयू का एंटर करवाना। एयू की एंट्री से और क्या हो रहा है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, है ना, इंडिया बेसिकली लीडर बन चुका है कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ का। और इंडिया ने अपने आप को एज अ G20 क्या इस्टेब्लिश किया है, ग्लोबल साउथ का लीडर इस्टेब्लिश किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि इंडिया ये पहले भी रह चुका है, नैम के थ्रू जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था तब भी इंडिया उस समय ग्लोबल साउथ का जो है वॉइस माना जाता था। और डेमोक्रेटाइज G20 ग्रुपिंग, तो जो G20 ग्रुपिंग है उसको डेमोक्रेटाइज किया गया है। और जो रियलिटी है पूरे दुनिया की, है ना, अभी के समय में सारे कंट्रीज़ को उसी रिस्पेक्ट के साथ सुना जा रहा है जिस रिस्पेक्ट के साथ उनको सॉवरेनिटी है। ठीक है, तो सारी कंट्रीज़ को बेसिकली प्लेटफॉर्म में लेके आया गया है। और जो G20 है उसको रियल मायनों में पूरे वर्ल्ड की वॉइस जो है माना गया है, बनाया गया है इस अफ्रीकन यूनियन को एंट्री देकर। तो ये एक बेसिकली रिफॉर्म भी जो कि यूनाइटेड नेशन में भी हम चाहते हैं, UNSC में, कि अफ्रीका कंट्री को इंक्लूड किया जाए एज अ परमानेंट मेंबर, इंडिया को इंक्लूड किया जाए। तो ये बेसिकली G20 में इंडिया सक्सेसफुल हो गया है करने में, तो ये भी बड़ी बात है। चौथी बात करेंगे तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को लेके। तो इंडिया ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सजेस्ट किया है, सऊदी अरेबिया, US ने उसे बैकिंग की है यूरोप के साथ। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप के साथ जो है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बातचीत हुई है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्च किया गया है बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर को। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर भी बात की गई है कि हम 4.5 ट्रिलियन USD क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि जो 100 बिलियन उनका हर साल जो देने का वादा है वो उसको फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल रेगुलेशन इन क्रिप्टो एसेट, ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ रही। जो फाइनेंस ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक था, एक फाइनेंस ट्रैक था। तो फाइनेंस ट्रैक का क्या रिज़ल्ट रहा कि हम लोग आम सहमति बनाने में आम सहमति बना लिए हैं हम लोगों ने, किस में, जो क्रिप्टो एसेट है उसके रेगुलेशन के लिए ग्लोबल रेगुलेशन चाहिए। हर जगह अलग अलग चीज़ें नहीं होना चाहिए, कहीं पर लीगल है, कहीं इलीगल है, और कहीं पर टैक्स लग रहा है लेकिन इलीगल है, या कुछ पता ही नहीं है। जैसे इंडिया में टैक्स तो लग रहा है, या लीगल है इलीगल है ये स्टेटस जानते ही नहीं। तो एक कॉमन ग्राउंड जो है प्रिपेयर करने की ज़रूरत है क्रिप्टो के जो एसेट है उसको रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है बायोफ्यूल अलायंस, तो वो बेसिकली लॉन्च किया है इंडिया ने US, ब्राज़ील, इटली, कनाडा और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलके। और बाकी G20 कंट्रीज़ को कहा है कि आप लोग भी अलायंस को क्या करिए, ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन इनिशिएटिव टू टेक इथेनॉल ब्लेंडिंग टू 20% ग्लोबली। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान जो है चल रहा है बाय 2025। इंडिया ने कितना रखा है टारगेट, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के साथ। इससे बेनिफिट क्या होता है, इथेनॉल को अगर आप जलाओगे तो CO2 रिलीज़ होता है जो कि क्लीन गैस है। ठीक है, तो बेसिकली आप इंडिया को तो है ही बेनिफिट, जो क्लाइमेट है उसको भी फ़ायदा मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमारा लास्ट और 8वां इनिशिएटिव है G20 के द्वारा इंडिया ने जो है कहा है कि एक G20 सैटेलाइट लॉन्च करने की ज़रूरत है जो कि क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के पर्पस से G20 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, ऐसा इंडिया ने प्रपोज़ किया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो बेसिकली रिजल्ट्स आए हैं, जो की पॉइंट हैं। अगर आप देखें जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक पे हमने बात किए हैं, वो सारे टॉपिक्स इंडिया ने फ्रंट फुट पे खेला है और उन्हीं जो है चीज़ों पर खेला है जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे कि स्पेस हो गया, है ना, स्पेस डिप्लोमेसी यहाँ पर बात हो गई G20 की। बायोफ्यूल की बात हो गई। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया के लिए जो बायोफ्यूल है उसमें जो है इंडिया का ऑलरेडी प्रोग्राम है, उसे ग्लोबली लेके जाना चाहता है। इसके साथ साथ इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और एज अ लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और लीडर बन भी रहा है। तो वो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इशू पे बात की है जो इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बातचीत की गई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया है वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके जो है काउंटर में बनाया गया है ना, उसको काउंटर करने के लिए। तो चाइना को भी इंडिया ने क्या किया है, काउंटर किया है इकोनॉमिकली। देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी फ्रूटफुल रहा है ये इंडिया के लिए जो G20 का फर्स्ट डे था। तो अब नेक्स्ट डे क्या होता है फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल जो है हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट शुड बी डन विथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है
और GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। 2019 में, 2020 में, 21 में लगातार 3 साल आपको ई वेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुके हैं। 19 में EPR के बारे में आया था, 20 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आया था, 2021 में जो है इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं इस पे अलायंस बना के उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्री के आस्पेक्ट से रिकरिंग थीम है। इससे रिलेटेड आपको जो भी करंट अफेयर मिलता है आपको क्या करना है, उसे नोट डाउन करना है, वो आने की संभावना कहीं ज़्यादा है दूसरे टॉपिक से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ई वेस्ट के बारे में। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो बेसिकली अगर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ख़राब हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ई वेस्ट कहलाते हैं। उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, ये सारे क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उसके अलावा फ्रिज हो गया, AC हो गया, जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप जेन जी से बात कर लो और उनसे पूछो कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन या मोबाइल, तो वो मोबाइल ही चूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल अपने डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इंडिया में बहुत सस्ते मिल रहे हैं, रेडमी, Xiaomi, तो लोग 2 साल 3 साल यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, चेंज कर लेते हैं, भले वो मोबाइल चल भी रहा हो तो भी। तो ई वेस्ट मोबाइल वाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। एक सबसे बड़ा कारण ई वेस्ट, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, इंडिया ऑलवेज अमॉन्ग टॉप 5 ई वेस्ट प्रोड्यूसर रहता है, उसका कारण मोबाइल है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ई वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आई थी 2011 में, 2016 में फिर नए रूल्स लेके आए, इसको सुपरसीड किया गया, 2022 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट में 2011 में सबसे पहले EPR आया, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, पर आपको भी पता होगा, मैक्सिमम लोगों को तो जानकारी होगी EPR के बारे में। तो EPR सबसे पहले 2011 में आया और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, जो मैंने भी दिया था और मुझे पता भी था। तो फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं इश्यूज़ की। तो इश्यूज़ अगर सबसे पहले बात करें तो राइट टू रिपेयर, ये एक सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, हर इंसान का अधिकार है कि उसे रिपेयर कराना, लेकिन कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत जो है गड़बड़ काम करती है। जो रिपेयर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो इतने कॉस्टली होते हैं कि अब मेरा मोबाइल टूट गया है ना, पहले ही दिन लाया, दूसरे दिन उसकी स्क्रीन टूट गई, मैं 6,000 रुपये स्क्रीन सुधरवाने में लगाऊंगा, उससे अच्छा 8,000 का मोबाइल ख़रीद लूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये राइट टू रिपेयर करने की ज़रूरत है, ये बाद में बात करेंगे सॉल्यूशन में। दूसरा बात करें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्थ के रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं क्यों, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल वैसे भी इंडिया के पास नहीं है। दूसरा जो रेयर अर्थ मेटल है उसमें जियोपॉलिटिक्स अलग है, चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो हमें ये देने वैसे भी नहीं वाला है। कोविड के समय इंडिया को दिक्कत हो गई थी, सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इंडिया बनाता भी नहीं है और इंडिया के पास मटेरियल भी नहीं है, रॉ मटेरियल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, रिसाइकलिंग करें ई वेस्ट की। ई वेस्ट से रिलेटेड और क्या क्या इश्यूज़ हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जितने भी हार्ड मेटल होते हैं जैसे कि लेड और मर्करी, ये सब जो है एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो सेक्टर है इनफॉर्मलाइज है, मैक्सिमम इन्फॉर्मलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, जितना भी कलेक्शन है वो रैक पिकर्स करते हैं या कबाड़ी वाले जो हो गए वो लोग करते हैं। उसके कारण उनकी सेफ्टी केयर तो होता नहीं है, उससे हेल्थ ख़राब होने के चांसेस हैं, साथ में बच्चों के हेल्थ ख़राब होने के चांसेस हैं। आपने बाहर फेंक दिया रोड में, है ना। हम लोग भी बचपन में जो बैटरीज़ होती थी उसको फोड़ते रहते थे, हमें नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा नुकसान है, उसमें लेड होता था और पता नहीं था कि इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है ना। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं उससे। ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन होने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ इससे लंग कैंसर होने की संभावना है और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में कैसा हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आर्टिकल आया क्यों है इस पर बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है उसने एक रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है, पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो बेसिकली एक रिपोर्ट लाई गई है, इसमें बात की गई है कि इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे अचीव किया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यूज़ एंड थ्रो लीनियर इकोनॉमी कहलाती है। सर्कुलर में क्या होता है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको यूज़ किया, उसके बाद उसको रिसाइकल किया, उसको रीयूज़ किया और उसे रीयूज़ करके या तो उसको डायरेक्टली आप रीयूज़ कर सकते हैं,
उसको ठीक करके रिपेयर करके या फिर उसको रिसाइकल करके जो रॉ मटेरियल बन रहा है उसको प्रोडक्ट में फिर से यूज़ कर सकते हैं और नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी कहलाती है। सर्कुलर इकोनॉमी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्ट की है वो लगभग जीडीपी में $7 बिलियन ऐड कर सकती है। कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है इसका। एनवायरनमेंट बेनिफिट तो है ही, साथ में इकोनॉमिकली बेनिफिट भी है, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी है, क्योंकि ई क्रिटिकल जो मिनरल हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए तो। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं इंडिया में जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी। इंडिया में जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है? 90% जो है इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो इनफॉर्मल जो है कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं जो प्रोसेस है ई वेस्ट की वो क्या है। जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले तो कलेक्शन होगा, उसके बाद स्टोरेज होता है, उसके बाद सॉर्टिंग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसे डिसमेंटल किया जाता है, फिर मैकेनिकल सेपरेशन किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे उसको मैकेनिकली हाथ से उठा के सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ों की रिकवरी होगी, रिसाइकलिंग होगी, और उसके बाद फिर इसे ट्रांसपोर्ट करके रॉ मटेरियल के तौर पे जो भी कंपनी होगी उसको बेच दिया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी क्या, ई वेस्ट की रिसाइकलिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है, इनफॉर्मल है। 90% जो है कलेक्शन क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। इंडिया में टोटल 32% जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ई वेस्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मतलब 70% तो ई वेस्ट वैसे भी प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, तो 70 तो छोड़ दो, बचा हुआ जो 30 है उसमें भी 90% जो है कलेक्शन कैसे हो रहा है। 90% कलेक्शन हमारा रैक पिकर या कबाड़ी वाले हैं ना, इन लोग करते हैं। 10% फॉर्मलाइज तरीके से होता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो हमारा जो रिसाइकलिंग है वो 70% रिसाइकलिंग कौन कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है। तो ये इंडिया के जो उसकी ये हालत है। ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। वो इनफॉर्मलाइजेशन के कारण तो मैंने बता भी चुका हूँ, जो चाइल्ड लेबर का इशू है इसमें ज़्यादातर चाइल्ड जो है इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सेफ्टी का इशू रहता है जो कबाड़ी के लिए आते हैं। तो कलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है इनफॉर्मल सेक्टर होने के कारण चाइल्ड इशूज़ भी आते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो अभी मैंने प्रोसेस की बात की, कलेक्शन से लेकर रिसाइकलिंग तक, इसको जो गवर्नमेंट है उन्होंने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कहा है इसे फॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है, डिजिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब जो ई वेस्ट अगर कलेक्शन से लेके लास्ट प्रोसेस रिसाइकलिंग तक जो ई वेस्ट है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे डिजिटाइजेशन के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा, फॉर्मलाइज़ किया जाएगा, और कैसे जो है हो रहा है ये सारी चीज़ें हो पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में ऑर्डर लेके आई थी। अब हम बात करेंगे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, एक तो क्या हो रहा है, वो जितना भी प्रोडक्ट होते हैं उसको ब्रेक करते हैं और उसमें जो काम की चीज़ होती है उसे बेच देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो सिर्फ उस पार्ट को रिपेयर कर लेते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है, जैसे कि मुरादाबाद जो है इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर क्या होता है, जितने भी सेमीकंडक्टर पीसीबी आती हैं सारी चिप वहाँ पर आती हैं, उसको मेल्ट किया जाता है, उसमें से जो गोल्ड और सिल्वर है उसको निकाल के बेच दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ जो सर्वाइव कर रहे हैं सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो बेसिकली इसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। उनके फेवर में क्या एक चीज़ जाती है वो बात कर लेते हैं। जो भी पार्ट्स होते हैं ना इंडिया में, एक तो वो बहुत महंगे हैं, दूसरा उसमें कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है ना। फिनिश प्रोडक्ट से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी काय में लग रही है, जो पार्ट्स हैं, तो उनके फेवर में ये सारी चीज़ें चली जाती है। वो पार्ट्स को सुधारते हैं, रिपेयर करते हैं और उसको बेचते हैं, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें रिसाइकल हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी बात कर लेते हैं कि चैलेंज क्या है इस प्रोसेस में। तो सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इनफॉर्मल सेक्टर का होना। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन होता तो बात अलग होती। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है 70% लोग अभी भी ई वेस्ट अपने घर पे रखे हुए हैं। आप ही अपने घर पे देखें तो आप लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि आपका मोबाइल फ़ोन आप दे तो दें, लेकिन जो कबाड़ी वाला है वो उस फ़ोन का करेगा क्या, आपकी फ़ोटोज़ हैं उसमें, आपकी मेमोरीज़ हैं उसमें, उस डेटा का क्या होगा। तो बेसिकली ये सब सारे इश्यूज़ के कारण क्या होता है, लोग जो है क्या नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं ई वेस्ट को प्रोसेस होने के लिए। और 70% तो जो है अभी भी क्या हो रहा है, हमारा ई वेस्ट प्रोसेसिंग रिसाइकल हो ही नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। तीसरा बड़ा चैलेंज क्या है, जो फॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमें कंपनी है ना, जो कंपनी चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं है, क्योंकि जो अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगी। क्या हो रहा है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बेसिकली छोटा मोटा काम कर रहे हैं
और यूज़ करके जो भी चीज़ें उनको इम्पोर्टेंट लगती है वो रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं। लेकिन अगर रिसाइकलिंग का पोटेंशियल फुली यूज़ करना है तो हमें ऐसे जैसे कि रेयर अर्थ मेटल निकालना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। उनका इंपोर्ट करना या फिर उनको बुलवाना, उतनी कॉस्ट उठाना कोई इनफॉर्मल सेक्टर वाले जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको एक अलग से जो है क्या करने की ज़रूरत है, कंपनी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, बड़े इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है जो इस कॉस्ट को उठा सकें। और ये जो है इसमें इसको वायबल बनाने के लिए इस मॉडल को बेसिकली गवर्नमेंट को आने की ज़रूरत है पीपीपी के थ्रू, ठीक है। और बेटर जो है गवर्नेंस प्रोवाइड करने की, रेगुलेशंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि इनफॉर्मल से फॉर्मलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। उसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, सर्कुलर इकोनॉमी होगी तो हेल्थ एनवायरनमेंट को प्रॉफिट होगा, क्रिटिकल जो मिनरल है उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, ओवरऑल अर्थ को बेनिफिट होगा, उसके जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जा सकेगा। तो इसके लिए एक और जो है एक पर्सनल जो डिफ़िकल्ट जो एक और सजेशन दिया जा सकता है वो है, जैसे कि आप फूड पार्क बना रहे हैं उसी तरीके से ई पार्क भी बना सकते हैं, ई वेस्ट पार्क। इसमें क्या होगा, कलेक्शन से लेके पूरा रिसाइकलिंग तक सारा एक ही जगह होगा और अलग अलग क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे जिस तरीके से ई वेस्ट आ रहा है उधर एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए और ई वेस्ट वहीं पर बनाना चाहिए पार्क की तरह, ई वेस्ट पार्क। तो उससे क्या होगा, पूरी चीज़ें फॉर्मलाइज हो सकती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा पीपीपी के थ्रू। साथ में गवर्नमेंट जो है आईटी जो मिनिस्ट्री है वो हालांकि 25% सब्सिडी दे रही है कैपिटल कॉस्ट में, है ना, जो इस तरह के इक्विपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ लैंड हो गया, क्लियरेंस हो गए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ये सब भी देने की ज़रूरत है ताकि सेक्टर को क्या किया जा सके, फॉर्मलाइज किया जा सके। ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ टर्म है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड, इसको हम कभी भी करेंगे। पीआरओ के बारे में आप पढ़ लीजिए, ईपीआर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ये रिलेटेड चीज़ें हैं। ये आप लोग जो है इस पर एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट डे जो है इसे समझा दूंगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डेटा टू ऑयल गैस टू गुड सीमलेस सी रेल कॉरिडोर फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और G20 में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आप GS3 में अपने मेंस के आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बेसिकली ये, शुरुआत करते हैं आर्टिकल से। तो ऑफिशियली इंडिया और यूएस ने मिलकर एक इनिशिएटिव चालू किया है, लॉन्च किया है यूएस और इंडिया के द्वारा, जो कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ कनेक्ट हो रही है, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इज़राइल एंड यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं कनेक्ट की जा रही है। अगर आप देखें ग्राफ में, मतलब जो फ़ोटो बनी हुई है उसमें देख लेते हैं, तो मुंबई से कनेक्टिविटी जा रही है सीधे यूएई से रियाद, मतलब रियाद की बात करेंगे तो क्या है, सऊदी अरेबिया, उसके बाद जॉर्डन, इज़राइल, और फिर वहाँ से सी, ये वाला जो डॉट डॉट है वो सी रूट है और ये जो लैंड वाला है वो रेल रूट है, ठीक है। तो सी रेल कनेक्टिविटी है, मतलब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है, ये समझ में आएगा। तो ये रूट क्या है, अल्टरनेटिव रूट है किसके, जो इंडिया ट्रेडिशनली यूरोप के लिए जाते हैं, है ना। कौन सा रूट है, रेड सी से होते हुए यहाँ चोक पॉइंट बहुत है, उसके बाद यहाँ पर सुएज़ कैनाल है और सुएज़ कैनाल से हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इजिप्ट का कंट्रोल है सुएज़ कैनाल पे, और ये वाले एरिया में पायरेसी के भी बहुत इशू हैं। तो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, किसके द्वारा, इस इनिशिएटिव के द्वारा। इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसे मॉडर्न सी रूट, स्पाइस रूट भी कहा जा सकता है ना। स्पाइस रूट इसलिए क्योंकि यूरोप को स्पाइसेस एंशंट में भेजते थे हम लोग, ठीक है। तो ये मॉडर्न स्पाइस रूट है और इट कैन बी ट्रीटेड एज अ अल्टरनेटिव टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव भी इसे माना जा सकता है, ठीक है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है चीज़ें इसमें। अब बात करेंगे इसके इम्पैक्ट के बारे में कि क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है ये इकोनॉमिकली। तो इंडिया के बारे में अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया का डायरेक्टली यूरोप तक सीमलेस फ्लो होगा तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी,
प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और फिर अट्रैक्ट इन्वेस्टर। इंडिया जो है इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट कर सकता है, बड़ी बड़ी जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो इंडिया में आएगी, जिसके कारण इंडिया क्या बनेगा, इट बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाएगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया के जो कंपैरेटिव एडवांटेज है लेबर कॉस्ट का, जो लो लेबर कॉस्ट है, उसको उठाना चाहेगी, और फिर आसानी से हम अट्रैक्ट इन्वेस्टर कर सकेंगे, इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनेगा, और फिर ये सारी चीज़ें होंगी, जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका ये अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है चाइना को काउंटर और बैलेंस करने के लिए। साथ साथ जितने भी सिटीज़ होंगी आसपास की, जो कॉरिडोर होगा उसमें डेवलपमेंट होगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि जितनी भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ सिटी बसने लगती है और डेवलपमेंट होने लगता है। उसके साथ साथ इंडिया का जो एनर्जी है, सिक्योरिटी, वो भी इसी कॉरिडोर के थ्रू इंश्योर हो जाएगा, क्योंकि सऊदी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो बेसिकली इंडिया को बेनिफिट काय में मिलेगा, जो एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, ये सारी चीज़ें अपने को इंश्योर हो जाएगी, इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, कॉस्ट भी कम पड़ेगी। उसके साथ साथ एक जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, बेसिकली ये इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन सिग्नेटरीज इन द फील्ड ऑफ कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसमें भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ने की इसमें क्या है, संभावनाएं हैं। ये इकोनॉमिक जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एनर्जी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो है इसमें ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है। तो ये बेसिकली अगर देखें तो G7 का एक इनिशिएटिव था PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसी का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें यूएस भी है, और यूएस लेड इनिशिएटिव कौन सा था, G7 का PGII, उसी का क्या है, ये पार्ट माना जा रहा है। यूएस ने बेसिकली ब्रोकर किया है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे जॉर्डन और इजराइल जो कि सेम टर्म्स में नहीं है, उसके बावजूद भी इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। तो फिर बेसिकली क्या किया गया है, यूएस के द्वारा जो है उनको प्रेशर डाला होगा, ठीक है, उनको इस ऑन बोर्ड लाए होंगे, तभी जाके ये इनिशिएटिव जो है क्या हुआ है, फाइनलाइज हुआ है। अभी इसमें और कोई डिटेल नहीं है कब ये लॉन्च, मतलब कब ये फुल ख़त्म होगा, क्या डेट है, डेडलाइन इसको कंप्लीट करने की। वैसे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया के कोई प्रोजेक्ट जो है कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं होते, है ना। आप अपने जब भी फ्लॉज लिखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, तो आप हमेशा एक आंसर तो लिख ही सकते हैं, एक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसे इंडिया टाइम पे कंप्लीट ही नहीं कर पाता। चाहे वो छाबार पोर्ट हो, चाहे वो कलादान कॉरिडोर हो, या फिर इन IST जो ट्राइलेटरल हाईवे है, ठीक है, थाईलैंड और इंडिया के बीच में, वो हो। तीनों ही प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है, और ये बेसिकली रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का इशू है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, डिड वेदांता लॉबी टू डाइल्यूट ग्रीन कर्व्स। ये आर्टिकल आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस से रिलेटेड। लॉबिंग के बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। GS3 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उसको रिलैक्स किया गया है। क्या गाइडलाइंस रिलैक्स की है, सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट रिलैक्स रेगुलेशन टू अलाउ माइनिंग कंपनीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय अप टू 50% विदाउट नीडिंग टू होल्ड पब्लिक हियरिंग्स विच वॉज अ की रिक्वायरमेंट फॉर एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोसेस। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कोविड के समय में क्या किया था, जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने रेगुलेशन को रिलैक्स कर दिया था माइनिंग से रिलेटेड। अगर माइनिंग प्रोडक्शन 50% कंपनी बढ़ाती है तो उसके लिए EIA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। EIA क्या होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में अगर EIA नहीं होगा तो पब्लिक हियरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक हियरिंग EIA का पार्ट है। पब्लिक हियरिंग में होता क्या है वो जान लेते हैं। जो भी पब्लिक होती है, जो भी प्रोजेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं ना, एक्सपांशन कर रहे हैं प्रोडक्शन का, तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे, उसके साथ ही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होंगे। तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट तो जो है वो तो देखा ही जाता है। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब जो लोग हैं वहाँ के, उनकी लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बात की जाती है।
और जो लोकल के लोग हैं उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं पब्लिक हियरिंग। और ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है और बहुत डिले होता है, इसलिए जो है एक लेटर लिखा गया था जो वेदांता के हेड हैं उनके द्वारा एनवायरनमेंट मिनिस्टर को, और कहा था कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा अगर आप 50% जो है मतलब 50% प्रोडक्शन में आप जो पब्लिक हीयरिंग है उसको हटा देते हैं तो बहुत तेज़ी से माइनिंग सेक्टर ग्रो कर सकता है। ऐसी बात उन्होंने एक लेटर के थ्रू कही थी। कोविड के समय में ये रिलैक्सेशन दिए गए थे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। साथ साथ किसकी ये रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि एक्सटेंसिव लॉबिंग की गई थी वेदांता ग्रुप के द्वारा 2021 में। उसके साथ इन्होंने इसको लिंक किया है किससे, करप्शन से। कहा है कि वेदांता 45 करोड़ रुपए के आसपास बीजेपी को, जो बीजेपी पार्टी है, उसको डोनेशन कर चुका है फॉर इलेक्शन। तो उससे इसमें लिंक किया गया है कि लॉबिंग से जो बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट को, बीजेपी को बेसिकली पैसा दिया जा रहा है ना, इलेक्शन के लिए, और उसी का बेनिफिट जो है इनको मिल रहा है वेदांता ग्रुप को। ऐसा इन लोगों ने कनेक्ट किया है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे EIA से रिलेटेड नए अमेंडमेंट किए थे 2020 में, जिसमें EIA को कमज़ोर किया गया था। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें स्टेट अथॉरिटीज़ से ही EIA लिया जाना था, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। और जितने भी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट हैं उसमें EIA मतलब उसमें पब्लिक हीयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जम्प्ट कर दिया गया था 2020 में। उसके साथ अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे रिलैक्सेशन दिए गए हैं जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट को खतरा है। ऐसी 3-4 चीज़ें बात की गई है। तो ये आप सारे एग्जांपल कोट कर सकते हैं जो चिंता का विषय है गवर्नेंस के इशू में, एनवायरनमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे, बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो आर्टिकल था आपका, लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या है वो है लॉबिंग। लॉबिंग होती क्या है और बेसिकली उसका क्या रेगुलेशन किया जाता है इंडिया में, और अगर नहीं किया जाता है तो उसे रेगुलेट करना है या नहीं, ये GS2 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉबिंग होता क्या है? लॉबिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। जिस ग्रुप के द्वारा कोशिश की जाती है उसे प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। ये प्रेशर ग्रुप आपके इसमें एक्सप्लिसिटली जो है सिलेबस में दिया हुआ है और हर बार एक क्वेश्चन आता है। कौन कौन से हो सकते हैं प्रेशर ग्रुप? जैसे फार्मर्स यूनियन, इन लोगों ने अभी बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था तो 3 लॉज को रिपील कर दिया गया। उसके अलावा CII हो गया, एसोचैम हो गया, और डायरेक्टली भी जो है प्रेशर ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे वेदांता ग्रुप हो गया जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं। तो ये सब क्या हो गए? प्रेशर ग्रुप। ये क्या करते हैं? लॉबिंग करते हैं। इंडिया में लॉबिंग बेसिकली रेगुलेट नहीं की जाती है ना। जो भी लॉबिंग है ये तो पता चल गया इसमें जो डायरेक्ट प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन जैसे ये वेदांता वाला था, ये चीज़ें अगर जब तक के नहीं डिटेल में छापी जाती है, रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती कहीं से, तब तक आपको जानकारी नहीं होती। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डू यू थिंक इंडिया मस्ट रेगुलेट लॉबिंग? तो इंडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये आपको सवाल आ सकता है। डू यू एग्री और नॉट? ठीक है, तो US और EU की कई कंट्री में कई ऐसी हैं, EU में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बेसिकली लॉबिंग को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? ये आपकी ट्रांसपेरेंसी को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा और अकाउंटेबिलिटी भी इस्टेब्लिश करेगा, साथ में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करेगा अगर हम क्या करते हैं, जो लॉबिंग है उसको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब क्या है? अब पहले ये समझ लेते हैं, बाकी पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो मान लीजिए जो भी मैंने लेटर लिखा वो लेटर पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, कि वेदांता ग्रुप ये रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से। इससे क्या होगा? इससे जो गवर्नमेंट के एक्शन होंगे वो बेसिकली उसके जो रीज़न्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे, ना कि करप्शन इसमें आ सकता है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा डिसीजन लेगी तो वो रीजनिंग के बेसिस पे ही लेगी, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, लोगों को पता है कि ऐसा रिक्वेस्ट की गई है। और फिर अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो डिसीजन है वो रीजनिंग के बेसिस पे हो, ना कि किसी को बेनिफिट देने के बेसिस पे। इससे क्रोनी कैपिटलिज्म भी कम होगा, क्योंकि ये इट्स अ नेक्सस। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड बिजनेसेस।
तो क्रोनी कैपिटलिज्म कम होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और क्रोनी कैपिटलिज्म कम होगा तो स्टार्टअप वगैरह को ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, नए इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मौका मिलेगा इस्टेब्लिश होने का, ना कि वो इंस्टीट्यूशन को जो पहले से इस्टेब्लिश हैं या फिर जिनका पॉलिटिकल लिंक्स है, ठीक है। ये बेनिफिट मिलेगा, उसके कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी। साथ में करप्शन के भी चांसेस कम होने के हैं, जैसे कि बोफर्स स्कैंडल में मिडिल मैन था जो कि पूरी चीज़ें कर रहा था। मिडिल मैन के फ़ायदे बहुत होते हैं, अगर मिडिल मैन की बात करें तो वो आपको बहुत सारी वैरायटी और बेटर डील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कई बार ये लोग करप्शन का भी कारण बनते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दें, मिडिल मैन का क्लियरली नाम बता दें कि भाई ये मिडिल मैन है, ये सारी चीज़ें बोल रहा है और इसको हमें इतना पैसा देना है, तो जो करप्शन है वो भी चीज़ें जो छुप जाती है, वो जो छुपाई जाती है वो बेसिकली ऐसा लगता है चोरी की गई है, लेकिन अगर आपने ओपन पब्लिक डोमेन में रख दी है तो वो चीज़ें सही लगने लगती हैं। तो बेसिकली जो लॉबिंग है वो क्या करेगा, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, इसलिए इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन देखा ये भी गया है कि यूएस और ईयू की कई कंट्रीज़ में लॉबिंग रेगुलेट तो हो रही है, लेकिन करप्शन उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है रामबाण कि बस ये कर दिया तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बावजूद भी ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये इनफ नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। तो लॉबिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं। तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।